हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं एनडीए 2018 का जो गैट पेपर है उसका जो पीसीबी पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हम बात करते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साइंस का जो पार्ट है, फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, और इक्वली जो है सबको आपको ट्रीट करना है। जनरल क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा, जो है न्यूमेरिकल्स नहीं होते, और एकदम कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, वो आप अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए। अब देखिए, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। जो भी सेल के पार्ट्स होते हैं जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों के पास जो है खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जो है लगभग हर बार रिपीट होता है, तो ये मैं कहूँगा आप ज़रूर ध्यान में रखें। वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। अब देखिए, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। रफ में जो होता है राइबोसोम्स का प्रेजेंस होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। पर यहाँ पर हमसे पूछा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसका जो एडिशनल फंक्शन है वो है लिपिड सिंथेसिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द। अब देखिए, पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेरिस्टेम क्या होता है। मेरिस्टेम जो है एक टिश्यू है प्लांट में, जिसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो कि प्लांट के किसी भी पार्ट या ऑर्गन में डेवलप कर सकते हैं। तो अब वो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है प्लांट की एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है, और अगर उसे डैमेज किया जाए तो लेंथ जो है प्लांट की वो इफेक्ट होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, जो बेसिक एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं बायो के। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ एक ही सेल के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 5 किंगडम्स की हम बात करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों जो है यूनिसेलुलर हैं। फ़र्क ये है कि मोनेरा में जो है प्रोकैरियोट्स है मोनेरा, और प्रोटिस्टा जो है वो है यूकैरियोट्स। जो ओल्ड और न्यू की हम बात करते हैं, ये आप पढ़ेंगे जो सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़। अब देखिए, ट्यूबरकुलोसिस खांसी पानी की कंटेमिनेशन से नहीं होती। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द नहीं, ये भी नहीं है। जॉन्डिस जो है इसका सही जवाब है। इसमें स्किन और आइज़ जो है येलो हो जाती है, वो एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। डिजीज़ का देखिए हर साल एक क्वेश्चन जो है पक्का है। तो आप ये मान के चलिए, एक क्वेश्चन सेल पे होता है, एक क्वेश्चन जो है आपका डिजीज़ पे आ जाएगा। तो ये जनरली जो है पैटर्न रहता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 8। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। अब देखिए, सोडियम का अगर हम देखें तो ये होता है कन्फिग्रेशन, और एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का 8 है, तो उसका कन्फिग्रेशन ये है 2,6। इसको ऑक्टेट का पूरा करने के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा। और Na2 जो हम देखते हैं वो लगभग वही है, क्योंकि 8 जो एटॉमिक नंबर है वो ऑक्सीजन का होता है। तो सही जवाब इसका 2 है। A sample of oxygen contains two isotopes of oxygen with masses 16U and 18U respectively. The proportion of these isotopes in the sample is 3:1. What will be the average atomic mass? सिंपल फॉर्मूला है इसका, जो मासेस दे रखे हैं उसको प्रोपोर्शन से आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले, फिर उनको ऐड करके जो है डिवाइड करना है टोटल कितने पार्ट्स हैं उससे। 16 × 3 48 प्लस 18/4, ये आपका हो जाएगा 66। 4 6 24 16.5 जो है इसका सही जवाब है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट, सिंपल फार्मूला याद रखिए, जो मास होता है उसको अपने रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड करके टोटल जो है प्रोपोर्शन उससे डिवाइड कर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो जो होमोजेनस होते हैं मतलब यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, हेट्रोजेनस मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। मिल्क अगर देखा जाए, आप बोलेंगे यार बाहर से तो बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखता है ये, पर ऐसी बात नहीं है। आप जब क्लोज ऑब्जर्वेशन करते हैं तो मिल्क एक एमल्जन है जिसमें फ़ैट और वाटर है। तो ये आप पढ़ेंगे, आपके जो होगा केमिस्ट्री में आप देखेंगे कॉन्सेप्ट आएगा जब। तो मिल्क जो है एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, इसमें आपको सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मासेस दे रखे हैं। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर अवेलेबल नहीं है, तो एक तो होता है Na2CO3.10H2O, वो नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ इसका हमें निकालना है Na2CO3 का। Na का 23 दे रखा है, 23 × 2 46, प्लस कार्बन का दे रखा है 12, ऑक्सीजन का दे रखा है 16, 48 हो गया ये 106। इसका सही आंसर है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल पूछते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते। सिन गैस किसे कहते हैं इनमें से? CO+H2 जो है उसे वाटर गैस भी कहते हैं, सिन गैस भी कहते हैं।
जब स्टीम को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोकार्बन से तब ये जो है प्रोड्यूस होती है। अब इसका नाम सिनगैस इसलिए पड़ा है क्योंकि इस गैस को यूज़ करके हम जो है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स जैसे मिथेनॉल है उनका सिंथेसिस कर सकते हैं। तो याद रखिए चाहे सिनगैस हो या वाटर गैस दोनों का यही फार्मूला है CO+H2। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं वो तो इंफ्रासाउंड होती हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा होती हैं वो होती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द वायर किस पे डिपेंड करती है? न्यू नॉट आई अपॉन में 2πa, जहाँ पे a जो है वायर से डिस्टेंस होता है जो भी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। और अगर आप देखें तो सिंपली डिपेंड कर रही है करंट पे, वायर के रेडियस पे नहीं डिपेंड करती है। ए को आप जो है रेडियस मत मान लेना वायर का, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो सिंपल हमें पता चल रहा है डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर। A stainless steel chamber contains argon gas at a temperature T and pressure P. The total number of argon atoms in the chamber is N. अच्छा जी, एयर गैस को जो है रिप्लेस किया गया है CO2 गैस से, एंड टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन द सेम चैम्बर इज N/2 एट द सेम टेम्परेचर T। अब जो नया प्रेशर है उसका पुराने प्रेशर से क्या रिलेशन है आपने ये पढ़ा होगा, PV = NRT। अब इसमें देखिए टेम्परेचर सेम है, R जो है वो कांस्टेंट है, और सिर्फ हमें प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम भी जो है हमें कांस्टेंट ही दे रखी है, तो सिर्फ सिंपल ये चीज़ बन जाती है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। ये तो हो गया आर्गन के लिए। अब जो P डैश है जो कि CO2 के लिए हमें निकालना है वो हो जाएगा N/2, और क्योंकि हमें पता है P = N जो कि हमने आर्गन के लिए निकाला तो N की जगह हम P लिख सकते हैं, तो P डैश हो जाएगा P/2। ये इसका सही जवाब है। देखिए सिंपल जो बेसिक फार्मूले हैं आपको वो यूज़ करने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर? एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो ये इसका सही रिलेशन है। अब हमें बताना है कि क्या इनके बीच में रिलेशन है, तो अब हम देख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻1, तो 10⁻⁹ मीटर की जगह हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। तो मतलब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर इंटू 1/10, तो ये 10 वहाँ चला जाएगा। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सा रिलेशन है क्योंकि नैनोमीटर जो है एक बड़ी यूनिट है एंगस्ट्रॉम से, तो इसको जब आप 10 से इंटू करते हैं तो आपको 1 नैनोमीटर मिल जाएगा। फुल फॉर्म LED का बताना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि लाइट एमिट करती है जब आप इसके थ्रू करंट पास करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV, देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय E = QE। सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है, चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वोल्टेज हमें दे रखा है 1000 वोल्ट, तो इंटू करेंगे तो 10⁻⁻16 हो जाएगा ये, और 1.6 सेम रहेगा। तो इसका सही जवाब है बी, जूल, इसलिए क्योंकि एनर्जी पूछिए कितनी वो गेन करेगा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सल्फेट्स, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स अवेलेबल होते हैं पानी में तो उसे हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। बॉइलिंग से जो है रिमूव नहीं हो सकती, सिंपल हार्डनेस जो है वो आप बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल गिव नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स? अब देखिए ये जो है P ब्लॉक के रिएक्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। कंसनट्रेटेड जो है जब भी आप कॉपर और जिंक को रिएक्ट करते हैं हमेशा NO2 देंगे, तो वो तो इक्वेशन से बाहर ही हो गए, हमें चाहिए NO कौन देगा, और Zn जो है वो डाइल्यूट के साथ देता है N2, तो वो भी रूल आउट हो गया। कॉपर जो है डाइल्यूट के साथ हमेशा NO देगा, तो याद रखिए कंसनट्रेटेड चाहे कोई भी हो, कॉपर जिंक हमेशा NO2 देगा, और जबकि कॉपर डाइल्यूट जब हो तो NO देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सही जवाब है इसका फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड? ट्राई बेसिक एसिड होता है जिसमें 3 जो है H+ आयन जो फर्निश कर सकता है, और इसमें आप देखेंगे कि जो जनरली जो फॉस्फरिक एसिड्स होते हैं वही होते हैं डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। फॉस्फरिक एसिड जो है इसका सही जवाब है यहाँ पर, ट्राई बेसिक है वो, और ये आप देख सकते हैं। अब देखिए जो सिंगल H जो होता है जैसे HCl में है वो फर्निश करना मुश्किल होता है, तो यहाँ पे जो OH के साथ H होते हैं वो ये कर सकता है। 3 H आप देख सकते हैं जो है ये रिप्लेसेबल है यहाँ पर, तो फॉस्फरिक एसिड इसका सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म है, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अच्छे से तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय?
लिवर इस जूस को प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर में ये होता है। बाइल जूस की हम बात करें, एल्कलीन होता है ये नेचर में, और इसीलिए जो है एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द, अब देखिए जो राइट ऑरिकल होता है वो सारी बॉडीज, पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो राइट ऑरिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल जो है लंग्स में भेज देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ थोड़ा गलत लिख रखा है, लेफ्ट ऑरिकल, एट्रियम भी जिसे कहते हैं, तो ये इसका सही जवाब है। हार्ट की फंक्शनिंग पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है काफ़ी फेमस है और काफ़ी क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। CO2 और वाटर मिलके जब ग्लूकोज जो फूड होता है प्लांट्स का वो और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तो ऑक्सीजन किससे आती है, वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। If one set of chromosomes for a given plant is represented as N, in case of double fertilization, the zygote and the endosperm nucleus of a diploid plant would have how many sets of chromosomes respectively? अब देखिए जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स में तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉयड होता है, तो 2N एंड 3N इसका सही आंसर है। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन। अब सेल्सियस डिग्री में कितना होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये हमें बताना है। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इसे कहते हैं जब जो बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं दिखाता है पार्टिकल, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है आपको, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म मतलब जो भी चेंजेस आ सकते हैं, जिससे हीट देखिए चेंज ला सकती है सब्सटेंस में, कंप्रेशन ला सकता है, सॉल्यूशन भी ला सकता है। डीकम्पोजिशन तो देखिए रिजल्ट हुआ, मान लीजिए कोई चीज़ धूप में रखी है वो टूट जाती है तो वो डीकम्पोज हुआ, वो एक रिजल्ट हुआ है, तो ये एजेंट नहीं है मेटामॉर्फिज्म का। द सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH लेस देन 7। एसिड की हम बात कर रहे हैं और NaOH जो है वो बेस होता है, NaCl जो है वो एक सॉल्ट है, KCl भी सॉल्ट है, FeCl3 जो है एसिडिक इन नेचर है, तो ये इसका सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को देखने के दो नज़रिए हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगर हम ये वाला रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पे अभी Mg का जो स्टेट है वो 0 है, पर जब ये इस कंपाउंड बना दिया है तो अब जो है ये आ गया है +2 हो गया Mg, तो इसका जो है स्टेट चेंज हो गया, तो इससे हम कह सकते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे Na का +1 था, यहाँ पे भी +1 है, सेम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये तो डबल डीकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पर भी सेम है। तो सिर्फ यही जो है जिसमें कि स्टेट चेंज हुआ है, तो यही इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होता है, फॉस्फेट भी, सल्फेट भी। अमोनियम सल्फाइड जो है वो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ नहीं किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। अब देखिए CaSO4.12H2O तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, इसमें जब पानी और हम मिला देते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है, तो CaSO4.2H2O जो है सही फार्मूला है जिप्सम का। वेवलेंथ बतानी है एक्सरे की हमें क्या होती है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, माफ़ कीजिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती हैं गामा रेज, फिर आती हैं एक्स रेज, फिर आती है UV, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, फिर इंफ्रारेड आती हैं, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे जो है ये सबसे आगे जो है इनकी सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी होती है, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी घटती है। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है वो ऐसे बढ़ती है, तो एक्सरे की वेवलेंथ जो है काफ़ी कम होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो 10⁻⁻10 मीटर के लगभग इनकी वेवलेंथ होती है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पावर। पावर होती है 1/f, पर जो है इसे हम मीटर में निकालना होता है, फोकल लेंथ को आपको मीटर में लेना होगा। तो यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दे रखा है तो मीटर में हो गया 0.5, 1/0.5, तो ऐसे 2 डायोप्टर जो यूनिट होती है पावर की प्लस होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग है तो इसीलिए प्लस में होती है, तो +2 डायोप्टर इसका सही जवाब है। The coefficient of areal expansion of a material is 1.6 into 10⁻⁻5. Which one of the following gives the value of coefficient of volume expansion of the material? ये रिलेशन में आपको बताऊँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। α = β/2 = γ/3।
ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हो गया एरियल, ये हो गया वॉल्यूम। तो अभी हमें वॉल्यूम निकालना है, एरियल हमें दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे 3/2 इंटू बीटा इक्वल्स टू गामा। इस रिलेशन से हमने निकाला है। बीटा हमें दे रखा है कितना है 1.6 है, तो इसको 3/2 से इंटू करना है हमें सिंपली 0.8 2.4 इंटू 10⁻⁵ सिंपल है, ये रिलेशन याद रखिए आप। The refractive indices of two media are denoted by n1 and n2 and the velocities of light in these two media are respectively v1 and v2. If n2 by n1 is 1.5, which one of the following statements is correct? अब देखिए इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम जो है वेलोसिटी होती है, तो इन्वर्स रिलेशन होता है ये। तो अब देखिए n2 by n1 हमें दे रखा है, n2 by n1 जो है हमें दे रखा है 1.5, तो जो ऊपर आता है ये उसका उल्टा यहाँ आएगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो v1/v2 और v1 इक्वल्स टू 1.5 ऑफ v2, मतलब v1 जो है वो 1.5 टाइम्स v2 है, जो कि ए ऑप्शन है। Which one of the following greenhouse gases is in largest concentration in the atmosphere? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है एटमॉस्फेयर में? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतने ही क्वेश्चंस थे 2018 का जो कैट का पेपर, उसमें पीसीबी की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 2 भी हम ज़रूर लेके आएंगे, जो 2019 का पेपर है उसके लिए भी ट्यून इन रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।